गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं का इतिहास का चैप्टर नए राजा और उनके राज्य इस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा उसका भाग 1, क्योंकि यह अध्याय काफ़ी बड़ा है तो इसको हम 2 भागों में अलग अलग उसके वीडियो हमने बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य भाग 1। अभी ये दक्षिण भारत का ये चोल राज्य है और उनका ये फ्लैग उस समय का आप देख सकते हैं। 9वीं सदी से 13वीं शताब्दी के बीच में यह दक्षिण भारत का काफ़ी प्रसिद्ध हिंदू राज्य था चोल। अभी आप देख सकते हैं कि चोलों की स्थिति अक्सर अब आगे भी हम मानचित्र में देखेंगे तो ये उनका व्यापार किस तरह चलता था, चोलों की टेरिटरी कौन सी थी, तो उनका इन्फ्लुएंस कहाँ पर था। तो देखा जाए तो चोलों की जो राजधानी है पूर्वीचल, पुहेर, उरेर, मध्यकाल में इनकी राजधानी थी तंजौर या गंगईकोंड चोलपुरम। इनकी भाषा जो थी तमिल और संस्कृत भाषा थी। वहाँ का जो धर्म था हिंदू था और 848 से लेकर 871 वहाँ का राजा विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उसके पहले भी कई शासक उसके थे, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली शासकों में इनका नाम लिया जाता है। और आखिरी जो चोल शासक था 1246 से 1279 राजेंद्र तीसरा इनका शासन था। चोल साम्राज्य ईस्वी सन पूर्व 300 में स्थापित किया गया था, ऐसा कई अभिलेखों से हमको ज्ञात होता है। यदि इनका क्षेत्रफल आप देखेंगे 13,89,968 वर्ग मील इतना बड़ा था। और जो उनका क्षेत्रफल आता है काफ़ी बड़ा क्षेत्र था उनका, उसमें भारत था आप देख सकते हैं ये उनका क्षेत्र, श्रीलंका, इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मालदीव, ऐसे लगभग 11 आज के वर्तमान देशों पर उनका साम्राज्य था। तो इतना बड़ा ये चोल वंश का शासन था। दक्षिण भारत में हिंदू शासक थे ये। अभी उसमें हम देखेंगे नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा अस्तित्व में आए। अभी उपमहाद्वीप का हिस्सा जैसा हमने देखा भारत है, बांग्लादेश है, तो ये पूरा पाकिस्तान ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। बड़े भूस्वामी और योद्धा या अस्तित्व में आए। बड़े बड़े जमींदार थे और योद्धा नए नए प्रदेशों को, क्षेत्रों को काबिज कर वह अपना राजवंश स्थापित करना चाहते थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब पहला जो मुख्य होता था राजा, और राजा के अंडर आता था सामंत, मातहत यानी उसके अंडर। यह सामंत जो है किसानों से खेती करता था। जैसा यूरोप के अंदर यह सामंतवाद या फेडरलिज्म सिस्टम थे, तो उसी तरह की यह मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलती है। इनमें से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के लिए उपहार लाए। जब कोई राजा किसी तरह का अनुष्ठान रखे, राजाभिषेक रखे, उस समय ये दरबार में सामंत ने अपनी हाजिरी लगाना आवश्यक था। और जब राजा को दूसरे किसी राजा के ऊपर आक्रमण करना है तो उस समय सामंत के पास सेना होती थी, तो उसे मदद करने के लिए सामंत को ले जाना पड़ता था सैनिकों को, और उनको मदद करनी पड़ती थी। अभी आप ये मानचित्र देखिएगा, आपकी किताब में भी है ये। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो प्रमुख राज्य थे, आज का ये वर्तमान तमिलनाडु है, जैसा ये चेरिया आज का वर्तमान जो केरल है, पांडियन, इसके अलावा ये कावेरी नदी आप देख सकते हैं। ये चोलों का क्षेत्र था। ये उरेर उनकी राजधानी थी, जहाँ पर गंगईकोंड चोलपुरम ये भी उनकी राजधानी थी। आप यह देख सकते हैं राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र में चांदवड नासिक के पास मालखेड़ नाम की जगह है, तो ये राष्ट्रकूटों की जगह थी।
या जैसा कि पूर्वी चालुक्य कलिंग यानी आज का जो उड़ीसा है, तो ये वहाँ कलिंग के अंदर आता था। उत्कल या पाल ये बंगाल में था। इसके अलावा आप ये गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चंदेल, ये सभी राजा उत्तर भारत में, आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश में, यह चाहमान ये दिल्ली के आसपास के इलाकों पर इनका वर्चस्व था। अब बाकी जो है अंडरठा ये गुजरात के अंदर जाता है कि ये कामरूप का उत्तर पूर्व का इलाका। तो उस समय ये आप 7वीं से लेकर 12वीं सदी के समय की स्थिति को आप देख सकते हैं। जो लाल कलर की जो रेखाएं है ये परिवर्तनशील थी, मतलब बदलती रहती थी। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता रहता था और उनके क्षेत्र का विस्तार होता था, यह अपने हमें दिखाई देता है। अब उस समय राजा के लिए विभिन्न उपाधियों से उनको सम्मानित किया जाता था। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, जैसा कि आकाश, पृथ्वी तीनों, नभ इत्यादि अपने आप को घोषित कर देता था। और कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र भी होने का या जाने का दावा करता था। जैसा हम आगे उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। दक्कन के राष्ट्रकूटों का शासन, दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था और उसमें कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के वह अधीनस्थ थे, मतलब चालुक्यों के अधीनस्थ में राष्ट्रकूट थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी के अधीनस्थ रहने से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्य गर्भ नामक यानी सोने का गर्भ नाम का अनुष्ठान करके अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब जानते हैं कि उस समय भी कई जो राजा क्षत्रिय ना होने के बावजूद भी ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करके उनको राजा बनाते थे। राज्यों में प्रशासन किस प्रकार था? कई नए राजाओं ने महाराजाधीश, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। जैसा कि ये जो नए नए प्रकार की उपाधि जो है महाराजा, राजा, ये अपने आप को लेते थे और त्रिभुवन चक्रवर्ती, तो इस तरह भारी भरकम उपाधि ग्रहण करते थे। इस तरह के दावों के बावजूद अपने सामंतों के साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मण संगठनों के साथ अपनी सत्ता, मतलब उस समय सत्ता की साझेदारी या सत्ता का हमको थोड़ा बहुत विकेंद्रीकरण ये चोल शासकों के समय मिलता है। अब यार राजस्व प्रणाली किस प्रकार थी, मतलब कर वसूल किस तरह किया जाता था? किसानों, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, यानी उनके ऊपर कर लगाया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। मतलब जो कर उनसे वसूल किया जाता था भूस्वामी होने का दावा करता था। इतना ही नहीं, जो शहर थे या गांव थे तो उसमें राजा राजस्व व्यापारियों से भी वसूल करता था। अभी आप देखेंगे उस समय कितने प्रकार के कर थे। आज भी आप लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीजों पर, दामों पर कर लगाया जाता है और उन करों का सरकार अलग अलग कामों के विकास के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो उस समय भी यह कर चोल राजा लोग या अन्य राजा लोग जनता के ऊपर कर लगाते थे। जैसा कि ये आप एक सोर्स देख सकते हैं, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित वहां कर था वेट्टी, मतलब ये जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे, मतलब जमीन के ऊपर जो कर लगाया जाता था, जबरन श्रम और कदमई यानी भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने लगने वाला कर,
खजूर या ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। मतलब आज हमको इस तरह के कर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कोई अपने छप्पर के ऊपर कोई डाल रहा है तो उसके ऊपर आज कर नहीं है, किसी पेड़ के ऊपर हम सीढ़ी लगाते हैं चढ़ने के लिए तो उसके ऊपर भी कोई कर नहीं है। तो इस तरह के आज भी हम लोग देखते हैं, अलग अलग प्रकार के कर आज भी वसूलते हैं। तो इसी तरह वित्तीय संसाधनों का राजा द्वारा किस काम के लिए उपयोग किया जाता था। अब जो राजा जैसा किसान है, पशुपालक है या भूस्वामी है, इन लोगों से जो कर वसूलते थे, व्यापारी हैं या दूसरे किसी राजा के ऊपर आक्रमण करने के बाद जो धन मिलता था उसका वह किस काम के लिए उपयोग करते थे। राजा इन संसाधनों का उपयोग मंदिरों और दुर्गों का निर्माण करने के लिए करते थे, क्योंकि जो मंदिर है वहां पर अनुष्ठान होते थे, ये उपासना का प्रमुख केंद्र हुआ होता था। दुर्ग यानी किले बनाने के लिए संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल करते थे। मतलब दूसरे राजा के साथ युद्ध करने के लिए भी जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था, जो संसाधन उनके पास आता था उसका उपयोग करते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूल करने का अधिकार प्रभावशाली परिवारों के पास था। मतलब राजा के दरबार में जो ताकतवर लोग थे वो लोग राजस्व यानी कर वसूलते थे। इतना ही नहीं, सेना के प्रमुख पदों पर पदस्थ राजा के नजदीकी लोग होते थे और ये दोनों भी पद वंशानुगत होते थे। मतलब जैसा पहले उसका पिता सेनापति है तो बाद में उसका लड़का भी सेनापति बन सकता था। प्रशस्ति और भूमि अनुदान क्या है? जो शब्द सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन मतलब यह शब्दशः कभी सत्य भी नहीं हो सकता था कि जो प्रशस्ति के अंदर जो वर्णन किया गया है वो, लेकिन यह प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर अपने आप को शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। यह प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में राजा को मदद करते थे। अब इसके बदले राजा से ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी और राजा उनकी काफी तारीफ और प्रशस्तियों में अलग अलग शब्दों से उनको वर्णित करते थे। यह ताम्रपत्र पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने के लिए दिए जाते थे। अभी आप यहाँ नागभट्टे की उपलब्धियों को आप देखेंगे, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल जैसा हमने समुद्रगुप्त के बारे में भी देखा, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रत्यार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी आज महाराष्ट्र का हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब जब वो प्रौढ़ होंगे, बड़ा राजा और ज्यादा, मतलब ये राजकुमार थे तभी उन्होंने उस प्रदेश को हराया। तो जब वो वाकई सचमुच राजा बने तो उन्होंने कितने प्रदेशों को हासिल किया होगा। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। कनौज उत्तर प्रदेश में आता है आज के वर्तमान। उन्होंने बंग का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क और वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। यह नागभट्टे की उपलब्धियों में हमें जानकारी मिलती है। अभी आप चित्र दो किताब में दिया गया 2 नंबर, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, तांबे का पत्रा, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजस्वीय मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए कि एक प्रामाणिक दस्तावेज है और इस तरह के ये ब्राह्मणों को राजे की प्रशस्ति की लिखने के कारण इनको इस तरह भूमि के अनुदान के रूप में ये इस तरह उनको ये देते थे, ताम्रपत्र देते थे। अब ये कल्लन की रचना, आपको मालूम होगा कि 12वीं सदी में ये संस्कृत में इन्होंने काव्य की रचना की और इन्होंने कश्मीर पर शासन चलाने वाले राजा का इतिहास लिखा। ये 12वीं सदी का लिखा हुआ इतिहास, ये वाकई उनको मतलब
जैसा हम बोलते हैं ना इतिहास में, नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। जब तो कोई किसी प्रकार का आपके पास प्रूफ नहीं है तो इतिहास नहीं हो सकता। तो उन्होंने पहला जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा कल्लन ने विथ प्रूफ, उसमें राजतरंगिणी नाम का ग्रंथ लिखा। कल्लन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन का उपयोग किया और यह पहला राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा। अब ये राजा लोग उस समय युद्ध क्यों करते थे? एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज, आज जो उत्तर प्रदेश में है, जैसा कनौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश को शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते थे। मंदिर युद्ध के समय उनका निशाना बनाते थे, कारण मंदिर अधिक धन संपन्न थे। हम पार्ट 2 में हम देखेंगे कि गजनी के सुल्तान ने किस तरह सोरठी सोमनाथ गुजरात के मंदिर पर आक्रमण करके संपत्ति ले जाकर उन्होंने गजनी में अपनी वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया था। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश। आप थोड़ा सा देखिए, हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। मतलब मिट्टी के मेढ़े आज भी आप लोग देखते हैं कि जो बांध हमारे खेतों के चारों तरफ लगाते उस तरह का, और कांटे भी, झाड़ियां भी। इस भूमि में ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, वाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइया, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें। जिसे भूमि मिलते हैं वह इससे कर वसूली कर सकते हैं। मतलब जिनको भी ये भूमि मिलती थी वो इससे कर वसूल सकते थे, और यह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर, वह पक्की ईंटों के बनने ऊपरी माले पर बड़ी कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो इस तरह आप देखते हैं कि आज मतलब उस समय के लोग भी अधिकतर पानी होने के बाद उस पानी का किस तरह सही उपयोग करते थे, पानी को बचाते थे, खुद तटबंध बनाते थे। ये चीज़ हमें इस जो अभिलेख मिला है उससे हमें आज के वर्तमान स्थिति में हमने इसको सोचना चाहिए। आज ज़्यादातर सिंचाई के लिए तालाब, कुओं और नहरों का इस्तेमाल चोल शासक के समय जो कावेरी नदी के आसपास के इलाके में करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं सामंत लोग कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे। जैसा कि दूसरा प्रश्न अभी इसमें यह भाषा में हमको